Hello student, welcome online classes. Student, now here discuss the French Revolution. It is taken from class 9th, subject history. बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे what is the importance of the French Revolution in the world history. French Revolution is known as the landmark of the world history. French Revolution को हम landmark मानते हैं. After the French Revolution, monarchy system started abolish all over the world, as well as people recognize, the citizens recognize rights, their rights. There were the main slogan of the French Revolution, liberty, equality and the fraternity. आप बच्चों देखेंगे दुनिया के इतिहास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इम्पोर्टेंस है. सबसे पहले देखेंगे दुनिया में एक लैंडमार्क, एक जो है स्पेशल पॉइंट साबित हुआ जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन दुनिया की पूरी हिस्ट्री में. यहीं से मोनार्की सिस्टम दुनिया में समाप्त होने लगा और लोग मोनार्कियल सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ बढ़ने लगे. लोगों ने अपने राइट के बारे में पहचाना. आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है मेन स्लोगन क्या था. फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेन थीम थी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी. लिबर्टी मीन्स भाई, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, इक्वलिटी मीन्स बराबरी, फ्रैटर्निटी मीन्स भाईचारा. इस तरीके का स्लोगन दिया गया. लोगों ने अपने राइट के बारे में कंसीडर किया. मोनार्कियल सिस्टम समाप्त हुआ. सबसे पहले हम देखेंगे what was the political structure of the French Revolution during the 18th century. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय फ्रांस का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, इसके बारे में आप देखेंगे. 18th सेंचुरी में क्या सिचुएशन था. आपको पता है जो फ्रांस है यूरोपियन कंटिनेंट की एक कंट्री है. आप देखेंगे 18th सेंचुरी में क्या है. इन 1774 लुई 16 बॉर्बन फैमिली बिकेम टू द किंग ऑफ द फ्रांस. लुई 16 1774 में जो बॉर्बन फैमिली से था वह फ्रांस का राजा बना. When he became to the ruler, he found empty treasury because years of the war and drained the financial resources due to extravagant life, due to the luxurious life, as well as when he became to the Louis XVI became to the ruler of the France. His age was 20 years and married Marie Antoinette. बच्चों आप देखेंगे 1774 में लुई 16 जो बॉर्बन फैमिली से था वह फ्रांस का राजा बना. जब वह फ्रांस का राजा बना तो उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और उसने मैरी एंटोनियो से शादी किया. और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जब वह फ्रांस का राजा बना तो उसने देखा कि जो फ्रांस का जो ट्रेजरी है वो पूरी तरीके से एम्प्टी है, पूरी तरीके से जो है खाली है. अब उसने जो है शुरुआती समय में ही फाइनेंशियल हार्डशिप को महसूस किया. ऐसा क्यों हुआ. जब वह राजा बना तो उसका जो है उसने देखा चूँकि उसके जो है खर्चे काफ़ी ज़्यादा थे. एक्स्ट्रावेजेंट लाइफ जो है बिता रहे थे लोग, लग्जेरियस लाइफ बिता रहे थे, कोर्ट के खर्चे ज़्यादा थे. आमोद प्रमोद में राजा जो है बहुत सारे पैसे को खर्च कर देता था. साथ ही साथ एक चीज़ और भी था उस समय कि अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनी टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम हिज कॉमन एनिमी ऑफ द ब्रिटेन. उस समय लुई 16 के नेतृत्व में जब लुई 16 जो है राजा था तो फ्रांस ने क्या किया कि अमेरिका की 13 कॉलोनियों को आज़ादी पाने के लिए, इंडिपेंडेंस पाने के लिए उसने उनकी मदद किया. क्यों? क्योंकि वो किसकी कॉलोनी थी, उसकी जो है कॉमन एनिमी, उस समय की जो उसकी एनिमी थी कौन, ब्रिटेन, उनकी वो कॉलोनी थी. तो उसको जो है जेलस की वजह से उनको ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को क्या किया, जो है मदद किया. उसकी वजह से उसका बहुत सारा जो है पैसा वहाँ खर्च हो गया. एक चीज़ और है, आप देखेंगे
जो फ्रांस है, फ्रांस में उस समय जो है लुइस 16 ने किया था। लुइस 16 टेकन 2 बिलियन loans to maintain to the expenditures. Lender also charge 10% interest loan. आप देखेंगे कि लुइस 16 क्या करता है, लुइस 16 अपने कोर्ट के खर्चों के और बाकी खर्चों को, आर्मी के खर्चे के और सारे खर्चों को मेंटेन करने के लिए 2 बिलियन वो जो है लोन लेता है। इसके बाद जो लेंडर्स होते हैं, उसको लोन देने वाले लोग होते हैं, वो 10% इंटरेस्ट रेट उस पर चार्ज कर देते हैं, 10%। अब इस तरीके से क्या है, लुइस 16 के सामने प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसके कोर्ट के खर्चे बढ़ रहे हैं, उसकी आर्मी के खर्चे बढ़ रहे हैं और उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। जब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो उसने क्या किया, उसने टैक्स को इंक्रीज कर दिया, टैक्स जो है बढ़ा दिया, कॉमन पब्लिक के ऊपर टैक्स इम्पोज काफ़ी ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया ताकि वह क्या करे, कोर्ट के खर्चे को, आर्मी के खर्चे को मेंटेन कर सके, सारे खर्चों का, जिससे पब्लिक क्या हो गई, उसके अगेंस्ट हो गई, राजा के खिलाफ हो गई। ठीक है, ये चीज़ है कि आप इसको देखेंगे, सिर्फ यही रीजन सफिशिएंट नहीं है फ्रेंच रेवोल्यूशन का कि किंग ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, ये रीजन सफिशिएंट नहीं है। एक रीजन हो सकता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का पॉलिटिकल काजेज में हम बोल सकते हैं कि किंग ने जो है जो टैक्सेस बढ़ाए उसकी वजह से जो है पब्लिक नाराज हो गई राजा से। इसके पहले एक चीज़ और देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। उस समय 18th सेंचुरी में सोशल स्टेटस क्या फ्रेंच सोसाइटी का था। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी, फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। फ्रेंच सोसाइटी उस समय 18th सेंचुरी में 3 स्टेट में डिवाइड थी, पहला फर्स्ट स्टेट, दूसरा सेकेंड स्टेट, तीसरा थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आप देखेंगे मेंबर्स ऑफ दिस स्टेट हैड वास्ट लैंड एंड वास्ट वेल्थ। फर्स्ट स्टेट के जो मेंबर थे उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, बहुत ज़्यादा पैसा था और दे वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, और उनको टैक्स में भी छूट थी। होना ये चाहिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रूल में आप देखते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं, अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाता है, पुअर को टैक्स से रिलीफ दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ हो क्या रहा है, जो लोग अमीर हैं, जो लोग वेल्दी पर्सन है, उनको टैक्स से छूट दिया जा रहा है। बेसिकली जो है फर्स्ट स्टेट में बेसिकली मोनार्कियल फैमिली से किंग के ऑफिशियल्स और किंग के लॉयल जो फैक्टर्स हैं वो सारे लोग इंक्लूड थे। राजा के परिवार से संबंधित या राजा के जो अधिकारीगण हैं उनसे संबंधित लोग फर्स्ट स्टेट में इंक्लूड किए जाते थे उस समय। आप देखेंगे दूसरा क्या है, सेकेंड स्टेट। सेकेंड स्टेट में क्या है, सेकेंड स्टेट में आप देखेंगे मेंबर ऑफ दिस स्टेट आल्सो इंजॉयड प्रिविलेज बाय बर्थ एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस। इस जो है सेकेंड स्टेट के जो मेंबर हैं वो भी जो है बहुत सारे प्रिविलेज का जो है बाय बर्थ इंजॉय करते थे, बाय बर्थ ही उनको बहुत सारे स्पेशल राइट मिले हुए थे, साथ ही साथ उनको टैक्स में भी छूट मिली हुई थी। इस तरीके का सिचुएशन जो है फ्रेंच में था। बेसिकली जो है क्लेगरी ग्रुप, फिर क्लेगरी ग्रुप जो है सेकेंड स्टेट में, जैसे चर्च के प्रेस्टीज क्लासेस, ये सारे लोग जो है सेकेंड स्टेट में आते थे। आगे आप देखेंगे थर्ड स्टेट, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूड इन द थर्ड स्टेट। बाकी जो है जितनी पॉपुलेशन थी उसके अलावा वो सभी जो है किस में आती थी, थर्ड स्टेट में आती थी। थर्ड स्टेट में कौन कौन लोग शामिल थे, मर्चेंट्स, लायर, पीजेंट, आर्टिसियन, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट्स,
लेबरर्स ETC आर की इंक्लूडेड इन द थर्ड स्टेज। जितने बड़े व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर थे, लायर थे, टीचर थे, किसान थे, पेजेंट थे, मजदूर वर्ग थे, बाकी जो है जितने भी लोग थे वो सभी थर्ड स्टेज में इंक्लूड किए जाते थे। दे वेयर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेज, उनको टैक्स से छूट नहीं थी। अब आप देखेंगे जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जो फाइनेंशियली जो है वीक हैं फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट से, उनको टैक्स देना पड़ रहा है। और फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के जो लोग हैं जिनके पास जो है काफ़ी ऑलरेडी वेल्थ है, उनको टैक्स से छूट है। मेन डिससेटिस्फेक्शन का एक मेन रीजन फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये भी था। थर्ड स्टेट के लोगों को लगता था कि जो उनके साथ हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि जो है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, उन लोग की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, उनसे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है, और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं चार्ज कर रही है। अब एक चीज़ और देखेंगे आपका, इसमें एक अगला टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। आप एक तरफ देखेंगे ड्यूरिंग 1715 to 1789 द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज 23 मिलियन टू 28 मिलियन। आप देखेंगे 1715 से 1789 के बीच फ्रांस की आबादी तेजी से बढ़ी। फ्रांस में आप देखेंगे दिस लेड रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। फ्रांस की आबादी 1715 से 1789 के बीच में आप देखेंगे 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई। ये डाटा है आपके पास। 1715 में वहाँ कितनी पॉपुलेशन थी? 23 मिलियन, और ये कितनी हो गई? 28 मिलियन हो गई। अच्छा, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुई। दूसरा इसमें क्या था? दिस लेड रैपिड इंक्रीज ऑफ द फूड प्रोडक्शन। चूंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई, आबादी ज़्यादा बढ़ गई, तो अब उसी रेशियो में जो है फूड भी तो सबको ये कंज्यूम करने के लिए चाहिए, बट प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज। लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो फूड की प्रॉब्लम, फूड की स्कैर्सिटी हो गई वहाँ। The practice of bread rose rapidly. It was the stable employed as laborer. Its workshop whole owner fixed their wage. Their wage did not keep pace with the rise to price. So the gap between the poor and rich widened. And when bad weather condition reduced the harvest, the frequently created subsistence crisis. बच्चों आप देखेंगे यहाँ कुछ पॉइंट ये है कि 1700 पॉपुलेशन बढ़ी लेकिन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। तीसरी चीज़ क्या है? जितने फैक्ट्री वर्कर थे, लेबरर्स थे, उनके वेजेस नहीं इंक्रीज हुए, उनकी सैलरी में उस हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब नतीजा ये क्या हुआ कि द वाइडेंड गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीब के बीच में जो है लगातार गैप बढ़ता चला गया। अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए। एक जो है पूरी क्राइसिस, इस तरीके से आप देखेंगे पूरी क्राइसिस क्रिएट हो गई। अब इस दौरान हुआ क्या? लोग जो है सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, किंग से नाराज हो गए, डिससेटिस्फाइड थे। अब उसी दौरान आप देखेंगे कुछ न्यू आइडियाज आते हैं, ठीक है। एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, उस दौरान एक मिडिल क्लास आया। फिर इसके बाद रोल ऑफ फिलासफर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिलासफर लोगों का क्या रोल रहा, उन्होंने क्या आइडिया दिया, फ्रांस में क्या उन्होंने एक लोगों के बीच जागरूकता क्रिएट किया, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड, अगर कोई बात आपको नहीं क्लियर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।